ऐसे। ये जो प्लेन है जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ, ये प्लेन कैसा है? ये प्लेन कैसे, कौन सा प्लेन है ये मैंने जो फॉर्म किया? बोलिए। ये जो मेरे टाइल रखा हुआ है ना, बोर्ड रखा हुआ है, वाइट बोर्ड या प्लेन आप द पेपर बोल सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर है, खड़ा है ऐसा, इस पर ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है। और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो हो रही है? इस तरफ से देखने पर, सीइंग फ्रॉम दिस साइड, इस तरफ से देखने पर, व्यूअर इस तरफ है, ये इसकी एक्सिस पर हमको ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है। इतना समझ में पहले आना चाहिए। इसकी एक्सिस हम बना लेते हैं यहाँ, इसकी एक्सिस पर बच्चों हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एक्सिस पर इसका सेंटर मान लो O है, तो इस सेंटर से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर, एयर या वैक्यूम में, बैठिए, एयर या वैक्यूम में हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है। सभी की समझ में आ गया? दिख गया सभी को अच्छे से? ब्लर तो नहीं है? क्लियरिटी है? क्लियरिटी है सभी को? इसे भी हम मिटा सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमको दिखेगा नहीं, ये केवल हमारी तरफ जो हिस्सा है वो दिखेगा हमको, दूसरा हिस्सा तो उस तरफ है, क्योंकि इस तरह से है वो लूप, ऐसे है, ऐसे है, तो हमारी तरफ जो हिस्सा है वो दिखेगा, वो हिस्सा दिखेगा नहीं, इसलिए उससे हमने हाइड कर दिया। इस पॉइंट P पर हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि ये है हमारा डायमीटर। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी समझ लीजिए? A है। इस लूप की रेडियस कितनी है? A है। इस लूप की जो रेडियस है वो A है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? डायमेट्रिकली अपोजिट इस लूप पर दो एलिमेंट लेते हैं हम, DL लेंथ के। ये DL लेंथ के दो एलिमेंट ले लिए हमने, ठीक है। ये हमारा आइडियल हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट की रिस्पेक्ट में P का जो पोजीशन है वो देखेंगे। वो सपोज R है, वो सपोज क्या है? R है, तो हम इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा R हो जाएगा। यहाँ भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये तो X था ही, ये हमारा R है। आगे समझ में इतना? ये हमारा X है, ये A है, रेडियस है ना, सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है? ये है। करंट फ्लो हो रहा है I, वो भी ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए कि इस DL एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी लिखी जाएगी? dB। शैल आई राइट हियर? सभी को दिख रहा है अच्छे से? ब्लर हो रहा है क्या? ये dB कितना लिखा जाएगा? एरो लगा के मॉड लगा सकते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। dB इज इक्वल टू कितना लिखते हैं हम? μ0 बायोसेवर्ट्स लॉ से अपॉन, बोलिए, 4 पाई। बोलिए, एलिमेंट क्या है? आइडियल। साइन, एंगल कितना होगा यहाँ? थीटा।
तो देखिए बच्चा, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये है इस प्लेन में। किस प्लेन में? ये तुम्हारे टाइल के प्लेन में। किसके प्लेन में? आपके टाइल के प्लेन में। और लूप कैसा है? उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ये जो एंगल होगा आइडियल का जो एंगल होगा वो कितना होगा इसके साथ? बोलिए, आर के साथ। ये जो आइडियल है प्लेन, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है परपेंडिकुलर प्लेन में, और आर जो है पोजीशन वेक्टर, ये बनाया है हमने टाइल के प्लेन में। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? ये वाला, इसका और इसके बीच का। तो ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे से के परपेंडिकुलर प्लेन में है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में, इसलिए यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा बच्चा? हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री और अपॉन हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ये हो गया आपका। तो इसे यदि लिखें हम एक बार फिर से, तो μ0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में होगा? दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली। नाउ थिंक अबाउट डायरेक्शन। थिंक अबाउट डायरेक्शन। ये कटेगा तो नहीं? यहाँ लिखूंगा तो थिंक अबाउट डायरेक्शन। तो डीबी को रिप्रेजेंट कर देंगे उस डायरेक्शन में। अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है डीबी का। ये पी पर जो डीबी है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है अभी यहाँ, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक एरो से रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमारा ये बोलता है कि आई dl क्रॉस, एक्चुअल जो वेक्टर फॉर्म है, आइडियल क्रॉस की डायरेक्शन होगी। डीबी की डायरेक्शन क्या होगी? बोलिए। आइडियल क्रॉस की डायरेक्शन होगी कि नहीं? आइडियल क्रॉस की डायरेक्शन मतलब आइडियल के भी परपेंडिकुलर होना और आर के भी परपेंडिकुलर होना। तो इसके लिए क्या करना है कि यदि आप आर के परपेंडिकुलर कर देंगे इसी प्लेन में, पेपर के प्लेन में आर के यदि परपेंडिकुलर कर देंगे आप, तो वो क्या होगा? अकेला इस प्लेन में होने के कारण आइडियल के परपेंडिकुलर तो हो ही जाएगा, और आर के भी परपेंडिकुलर है तो आर के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। तो डीबी की डायरेक्शन होगी, आया समझ में? नहीं आया? या आप ऐसा लगा सकते हो, ऐसा, ये इस तरह से कुछ, लेकिन ये परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे राइट हैंड में, ये परपेंडिकुलर प्लेन में। तो आइडियल की डायरेक्शन में अंगूठा रहेगा और ये आर की डायरेक्शन में रहेगा इस तरीके से, ऐसे कुछ, तो ऐसे ये इस तरफ जाएगा। तो बट वी हैव टू कीप इट इन दिस प्लेन ओनली। तो perpendicular to R and will be in the plane of paper. So in this way it will be direction of dB. ये dB इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब इस एलिमेंट के कारण जो dB होगा वो भी R के परपेंडिकुलर होगा और इसी प्लेन में होगा। तो क्योंकि डायमेट्रिकली दो हमने एलिमेंट लिए हैं, मतलब हम पूरी सर्कुलर लूप को ऐसा छोटे डीएल लेंथ के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मानते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी।
क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है, क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है। अब हम क्या करेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूरे लूप के कारण ऐसे सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे। तो एक्चुअली आवर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है सभी को? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप B will be equal to what? समेशन ऑफ dB। समेशन ऑफ dB मतलब सारे लूप्स का सम, सारे एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स का सम। तो हम इस dB को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये हमारी x डायरेक्शन है और इसी प्लेन में, और दूसरी हो जाएगी हमारी y डायरेक्शन। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? y डायरेक्शन। तो हम इस dB को x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये dB जो है x कंपोनेंट, इस dB का x कंपोनेंट होगा कुछ ना कुछ, और दूसरा एक y कंपोनेंट होगा, है कि नहीं? इस तरीके से, यस। तो dBx प्लस समेशन ऑफ dBy, हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? उसी तरह ये वाला कंपोनेंट भी, ये वाला जो dB है डायमेट्रिकली अपोजिट के एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के कारण जो dB मिला है, उसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ओवरऑल क्या होगा? x कंपोनेंट्स का सम और y कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यस। इस पे वेक्टर लगा सकते हैं हम, इस पर वेक्टर लगा सकते हैं हम, इस पर वेक्टर लगा सकते हैं हम। तो होगा ये कि जो dB y कंपोनेंट होगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इक्वल y कंपोनेंट जो होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। अब चला गया ना? अब आ गया? अब आ गया? अच्छा, कोई मैसेज आया है उस पर, ठीक है। अब आ गया? अब आ गया? टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा वेक्टर सम ऑफ दिस dB, ठीक है? इन सब का वेक्टर सम होगा। हम इसको जैसे हम r लिखते थे ना, r इज इक्वल टू क्या लिखते थे? वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj, ऐसा लिखते थे ना। वैसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं dBx प्लस dBy, या dBi कैप, या हम क्या लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं dBi कैप, dBi कैप प्लस dBj कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम। किसको? dB को। किसको लिख सकते हैं हम? पूरे वेक्टर dB को, उसके कंपोनेंट्स के सम के बराबर लिख सकते हैं। तो हम इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, और इसी तरह इसके भी हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे दूसरे वाले के। तो हम ये देखते हैं कि y कंपोनेंट जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो ऐसा तो सारे एलिमेंट्स के साथ होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट जितने भी एलिमेंट लोगे इस लूप पर, इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ और
इस तरफ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा लूप जो है वो कई ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ऐसे लूप पर, पूरे लूप पर जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखेंगे हम और उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहेंगे, तो द सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट्स विल बी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई कंपोनेंट्स विल बी, यस यस यस, बोलिए, 0 विल बी 0 एंड व्हाट विल बी योर एक्स कंपोनेंट, और आपका एक्स कंपोनेंट क्या होगा बता दीजिए। वाई कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन तो 0 हो गया, होगा कि नहीं होगा? अरे आया नहीं आया समझ में? हेलो, कितना होना चाहिए ये वाला एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल? ये थीटा है, ये 90 है। प्रियांशु, प्रियांशु नहीं, हाँ तो कितना होगा क्या करो ना, 180 माइनस 90 माइनस कितना होगा? हाँ 90 ऐसा कुछ नहीं, वो इतना ही होगा ना, तीनों पूरा सम हुआ 180 हो जाएगा। ये 90 ऑलरेडी पड़ा है, ये थीटा है, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए सो दैट कि 180 हो जाए पूरा? 90 माइनस थीटा होना चाहिए, है कि नहीं? थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 90 जुड़ जाएगा, है ना? 90 माइनस थीटा होना चाहिए। मतलब यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ए के साथ ये वाला जो एंगल है ये थीटा होना चाहिए एक तरीके से, है ना? ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए, इसका मतलब ये यदि 90 माइनस थीटा है छोटा सा, तो दिस वन, तो ये थीटा होगा, क्योंकि यहाँ भी तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। आया समझ में? अरे समझ में आया? ये एक्सिस है, ये रेडियस है एकदम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो आर जो ए के साथ बना रहा है एंगल, वो डीएल के साथ वाला नहीं समझना, डीएल के साथ वाला 90 था, ए के साथ जो बना रहा है वो थीटा होना चाहिए। तो यहाँ कास थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एक्स अपॉन बेस, बेस मतलब ए अपॉन आर, ये क्या होगा? ए अपॉन आर होगा, तो यहाँ रख दीजिए कास थीटा की वैल्यू ए अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा आई डी एल ए अपॉन, बोलो, आर क्यूब। यस, वेरी गुड। वैसे बीच बीच में बोलो ना यार, आप तो सट हो जाते हो एकदम। परवाह मत करो हमारा आंसर गलत होगा सही होगा, कौन क्या बोलेगा, होंगे होशियार चंद, होने दो। अपने को अपना काम करना है बस, जिसको जो समझना है समझे, है ना? ग्रुप में, मीटिंग में अपना बात करते रहना है, समझने तो नहीं है, गलत हो गया आंसर, होने दो, तेरा सही हुआ ना बोलना, तू जा। तो ये आई जो है वो फिक्स क्वांटिटी है, रेडियस हमारे लूप की फिक्स है, आर हम यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, और उस पर पावर है किसने की? 3 की, तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस टू पावर 3/2, μ0/4π साथ में पड़ा रहेगा, μ0/4π था यहाँ, है ना? μ0/4π, ठीक है। और कांस्टेंट कौन चीज़ कौन सी है? ए कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, μ0/4π कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट चीज़ें ला दी हमने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गई। तो समेसन किसका होगा? केवल डीएल का समेसन कितना होगा? किसका होगा? केवल डीएल का। तो डीएल का समेसन क्या देगा हमको महेंद्र? डीएल का समेसन देगा हमको सरकमफेरेंस हमारे लूप की 2π
ए। आता है समझ में? तो ये हमारे एक्सिस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ करते हुए। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सीधे सीधे हम ऐसे याद रख सकते हैं, म्यू 0/4 पाई 2 पाई n, 2 पाई और n यदि लूप है तो n लगा दो, n टाइम्स हो जाएगा। तो अभी 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। ये याद रखने के लिए ठीक है। एक्सिस पर कितना होता है सिंगल टर्न के कारण, यदि n टर्न्स है तो n टाइम्स हो जाएगा। तो उसमें याद रखते हैं 2 पाई ni, याद रखना, देखो बोलने में रिदिम है, 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2 एक्सिस पर। मिटा दूं मैं? यदि आपको सेंटर पर देखना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सेंटर के लिए x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा सेंटर पर, यहाँ सेंटर पर, सेंटर की तरफ आएंगे तो ये P पॉइंट यदि कहाँ बैठा हो, सेंटर पर हो, तो बताओ ये हो गया एट x डिस्टेंस ऑन एक्सिस, एट x डिस्टेंस ऑन एक्सिस एंड एट सेंटर, फॉर सेंटर x विल बी इक्वल टू, बोलो, या 0। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फार्मूले में और याद बंद कर देंगे अब इतना होने के बाद। तो सेंटर पर हो जाएगा बी एट सेंटर म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni, यदि n टर्न्स है तो ये बहुत अच्छे से याद रहता है हमको, इफ n टर्न्स n लगा देना, 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x तो 0 हो गया, तो a स्क्वायर इज टू पावर 3/2, पावर पर पावर मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया क्या आपका, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्यूब में स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, केवल a। इट मीन्स इट विल कम आउट टू बी म्यू 0/4 पाई, और 2 पाई से 4 पाई भी कैंसिल कर देते हैं कई बार 2 टाइम्स, तो म्यू 0 और ni n टर्न्स के कारण, अदरवाइज i अपॉन म्यू 0 ni अपॉन क्या बचा, बोलो 2a, कितना हुआ म्यू 0 ni अपॉन 2a। तो ये हुआ सर्कुलर लूप के सेंटर पर और ये हुआ एक्सिस पर। ठीक है बच्चा, यदि n टर्न्स है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ni कर देना है, कितना कर देना है, ni कर देना है। एवरीथिंग क्लियर? तो उससे कैसे डिफरेंस है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ का रहता है उसमें म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन डी, यहाँ म्यू 0 i अपॉन 2a, म्यू 0 i अपॉन 2a। अभी पूरे कंप्लीट लूप के कारण है, अभी सेगमेंट के कारण भी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे हम, ऐसे सेगमेंट्स के कारण देखेंगे, वायर का ऐसा सेगमेंट है उसके कारण देखेंगे। तो उसमें ये देखेंगे कि कितना एंगल यहाँ बना रहा है सेगमेंट। तो मैं छोटा सा क्लू दे देता हूँ आपको, मान लो ये थीटा बना रहा है, मान लो ये थीटा बना रहा है, तो आप सिंपल एक झपकी लगाना कक्षा 5वीं वाली कि सिंस व्हेन इट सस्टेन्स 2 पाई एंगल, है ना, एट सेंटर, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, म्यू 0, एक टर्न के लिए ले लेते हैं, i अपॉन 2a। सो व्हेन इट विल सस्टेन थीटा एंगल, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना सा कर देना, बस तो निकल आएगा। ठीक है, ये पूरा गोल घूम जाता है, पूरा 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 पूरा, तो यहाँ कितना सस्टेन होता है, बोलिए, 2 पाई सस्टेन होता है। तो 2 पाई का हमको थीटा वाला फैक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा θ/2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, कितने से, θ/2 पाई से। तो इट विल
बिकम म्यू 0 आई अपॉन 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई, इतना होगा। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट के कारण ऐसा सेगमेंट जो जिस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है जो उस पर कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, मान लो थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ऐसे पूछता है। तो शेल वी स्टॉप हियर टुडेज डिस्कशन।